अब ये फिलिस्तीन और इसराइल का पूरा आप इशू देख लीजिए, वेल मीनिंग लोग, यानी वो लोग जिनको मैं दरबारी सरकारी मीडिया का हिस्सा नहीं मानती, उनके अंदर भी इस कदर इस्लामोफोबिया है। मेरा अपना सोशल ग्रुप, अपना सोशल सर्कल, जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, उनके साथ कॉफ़ी पीने जाती हूँ, उनकी बर्थडेज में जाती हूँ, वो मेरी बर्थडेज में आते हैं, उनका जो कैजुअल इस्लामोफोबिया है वो नजर आता है कि कैसे फिलिस्तीनियों के बारे में, मतलब हमास के बारे में जो कह रहे हैं वो तो कहे चलिए, फिलिस्तीनियों के बारे में उनकी राय क्या है। जो ये 40 बेबीज बेहेडेड वाली जो फेक न्यूज थी, जो पहले सही खबर थी, फिर वो फेक बन गई, फिर वो सही खबर हो गई, ये बाकायदा वेल मीनिंग जर्नलिस्ट ने उसको इतना ज्यादा मजबूती के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया, ये बताने के लिए कि वो कितने न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव है, कि कैसे वो टेररिज्म के खिलाफ है। जो पूरे अरब वर्ल्ड में अभी एक तरह की जो एक अरब सॉलिडारिटी या उससे मुस्लिम सॉलिडारिटी कह लीजिए आप, वो नजर आ रही है। मेरे ही सोशल सर्कल के एक आदमी ने ये कहा, एक जर्नलिस्ट ने ये कहा कि देखो इन रेडिकलाइज्ड अरब लोगों को, ये सड़क पर उतार कर सैलाब ला रहे हैं, ये पूरी सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब कर देंगे, इससे इंडिया पर भी असर पड़ेगा। यानी एक अरब अगर दूसरे अरब के लिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अगर ये महसूस कर रहा है कि आप हजारों लोगों को मत मारिए, आप 10 लाख 12 लाख लोगों को मत कहिए कि अपने घर छोड़ के चले जाओ, चाहो तो समंदर में डूब जाओ या इजिप्ट चले जाओ, जो इजराइल ये सब कह रहा है, और अगर लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, अगर उस पर उन्हें ऑब्जेक्शन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स हैं। तो क्या चाहते थे ये लोग? ये लोग चाहते थे कि इजराइल जो कर रहा है, अपना आतंकवाद, अपना टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म, वो इसी तरह से कंटिन्यू रखे, न कोई पत्रकार आवाज उठाए, न कोई एक्टिविस्ट आवाज उठाए, न कोई अरब में आवाज उठाए, न कोई अफ्रीका में आवाज उठाए, न कोई हिंदुस्तान में आवाज उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो दुश्मनी के दौर में दोस्ती की हिम्मत करने के लिए, और इतने सारे दोस्त यहाँ पर आ गए हैं। बिल्कुल वही दौर आ गया है जब बिल्कुल लौ बुझ रही है और सब एक तरह से एक घेरा बना के बैठ जाए, कम ही लोग हों चाहे, लेकिन अगर सब अपने अपने हाथ लगा के घेरा बना के बैठेंगे तो मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि हम इस चिराग को बुझने नहीं देंगे। शिबा ने अभी जिक्र किया उस बदकिस्मत दिन का जब न्यूज़ क्लिक के ऊपर ये पूरा हमला किया गया। आप यकीन जानिए, मुझे बचपन से मेरी मदर बताती हैं कि मैं बहुत बहादुर रही हूँ। मतलब मैं जब 2 साल की थी और जू मुझे लेके गई थी वहाँ पे, तो मैं शेर की दहाड़ से भी नहीं डरी थी। तब से वो मेरा एग्जाम्पल देती हैं। लेकिन ये दिन ऐसा था जिस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं है, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बैठी हुई थी और मुझे ऑफिस के लिए जाना था, तैयार होना था। पार्ट ऑफ माय जॉब इज़ ऑल्सो टू लुक प्रेजेंटेबल। मुझे शावर करना था, साड़ी पहननी थी, मेकअप करना था, शो करना था, और अपने दिमाग को जो एक इंटेग्रिटी बनाकर कुछ ऐसा कहना था जिसका कोई मतलब भी समझ में आए लोगों को। मैंने पिछले 10 साल में कम से कम, उससे पहले तो मुझे याद नहीं है, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि एक ऐसा अटैक, मतलब जो रेस्पॉन्स टू दिस अटैक वॉज दैट आई फ्रोज। 2-3 घंटे तक मैं अपने लिविंग रूम में बैठी थी और मुझे ये मालूम नहीं था कि करना क्या है। मतलब खाना खाना है, कपड़े चेंज करने हैं, बोलना है ड्राइवर को, ऑफिस जाना है। और 2-3 घंटे गुजर जाने के बाद जब घर में कुछ लोगों ने कहा कि एग्जैक्टली व्हाट आर यू अप टू, इट्स नाउ 3 o'clock एंड यू आर स्टिल होम, तब जाके लगा कि किसी ने हिलाया, और फिर मैं किसी भी तरह से उसी स्टेट में आई चेंज एंड आई वेंट टू ऑफिस। वहाँ लोगों से मुलाकात हुई, थोड़ी सी राहत हुई, और ये अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ मेरी ही स्टेट नहीं थी। और आप ये यकीन जानिए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा इसमें मैं गिरफ्तार नहीं हुई थी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, मेरी फैमिली पे हमला नहीं हुआ था, लेकिन मेरी फ्रेटर्निटी पे हमला हुआ था। जो मेरी सबसे बड़ी बरादरी है, पत्रकार बरादरी, जो मेरी सबसे प्रोमिनेंट पहचान है, उस पर हमला हुआ था, मेरे जैसे लोगों पर हमला हुआ था। तो ये बिल्कुल ऐसा वक्त आ गया है। मुझे कल एक कैलिफोर्निया से एक प्रोफेसर का फ़ोन आया और वो कहने लगे कि वो करीब 20-30 इस तरह के जर्नलिस्ट का इंटरव्यू करना चाहती हैं जो अभी भी आज़ाद आवाज़ के तौर पर देखे जा रहे हैं, जो अभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिज्म करते हैं। मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई और मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रही हैं, ऐसे 20-30 लोग अब हिंदुस्तान में नहीं। 20-30 140 करोड़ लोगों के मुल्क में अभी 20-30 ऐसे जर्नलिस्ट नहीं बचे हैं।
सिर्फ 5-7 नाम लेकर, और मैं अगर आपसे कहूंगी तो आप यहाँ पर नाम लेके बता देंगे कि वो कौन से वो जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ उतने ही बचे हैं। खैर, यहाँ बात हो रही है दोस्ती की, तो हमें ये भी समझना है कि आखिर ये दुश्मनी हो कैसे रही है। अभी मैंने ट्वीट किया कि ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। उस ट्वीट के बहुत सारे जवाब थे। उस जवाब में जो कई जवाब थे उनमें से ये था कि जब सेक्युलर का मतलब एंटी हिंदू, सेक्युलर का मतलब ये एंटी हिंदू गैंग यहाँ पर आकर फिर से बातचीत कर रहा है। आप यकीन जानिए, ऐसा नहीं था कि ये कोई आईटी सेल का व्यक्ति था, उसने कोई ऐसी बात कह दी थी जो बाकी लोग जिस पर सहमत नहीं है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात हो रही है, जिस फाशीवादी राजनीति की बात हो रही है, जिस डिवीजन का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस नफरत का हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी जड़ में ये है कि सेक्युलर का मतलब एंटी हिंदू। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक न कोई दोस्ती होगी, न कोई दुश्मनी खत्म होगी, और ये चिराग जिसको घेरा बनाकर हम बैठने की बात कर रहे हैं वो न जाने कब बुझ जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा, और पूरा जो घना घेरा ये जो छा रहा है ये और ज्यादा घना हो जाएगा। और पूरी दुनिया के लिए, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, इफ इंडिया गोज डाउन इट टेक्स द वर्ल्ड विद इट। दुनिया के लिए इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। ये कोई छोटा मोटा 1-2-4 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़े आबादी वाला मुल्क है, और दुनिया के लिए बहुत सीरियस इसके इम्प्लीकेशंस होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिक्र ये हो रहा है कि जब हम कहते हैं सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, लिबरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इन सब का मतलब आज के वक्त में इन शब्दों को डिमोनाइज किया गया है कि सेक्युलर का मतलब होता है एंटी हिंदू, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो हिंदुओं का ये देश है, जो हिंदुओं के लिए एक ही तो देश है पूरी दुनिया में। ये कहा जाता है कि भाई आपके लिए तो 52 देश है, मुसलमानों से कहा जाता है, ईसाइयों से कहा जाता है आपके लिए दर्जनों देश हैं, लेकिन हिंदुओं का तो एक ही देश है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सबको देश के एक बड़े हिस्से को ये बताने में आरएसएस, बीजेपी और इनका पूरा जो भगवा परिवार है ये पूरे तरीके से कामयाब हो चुके हैं कि जब हम सेक्युलर कहते हैं इसका मतलब होता है एंटी हिंदू। तो यहाँ मेरी नजर में इसका एक बड़ा सोल्यूशन ये है कि इस शब्दावली को, ये जो लैंग्वेज है, part of my job is also understand language the way it is understood by a majority of people, कि इसको दोबारा से एक तरह से डिफाइन करने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि हम सेक्युलरिज्म ही कहें। इन शब्दों को इतना बदनाम कर दिया गया आम लोगों की नजर में, जैसे राहुल गांधी के लिए पप्पू कह देना, तो 150 दिन की तपस्या लगी राहुल गांधी को उस एक पप्पू जो टैग उनके ऊपर पता नहीं कितने सालों से जो चिपकाया गया था, उसका एक हिस्सा उन्होंने सिर्फ धोया है अब। तो इसीलिए इतनी ही बड़ी कोई एफर्ट लगेगी जिसमें हम इन शब्दों को दोबारा से परिभाषित करें, इनको दोबारा से डिफाइन करें। एक तो नंबर एक ये सोल्यूशन। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है कि हम सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ब्रदरहुड, इन सबको जो डे टू डे जिंदगी है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, खासकर हिंदू समुदाय के लोगों की और मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि सेक्युलरिज्म भी जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसके लिए भी कन्वीनियंट टर्म है। ये सेक्युलर है जब तक कि फायदा है, क्योंकि सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटी का फायदा है, इसलिए सेक्युलर है। लेकिन जहां मेजॉरिटी में देखे जाते हैं उसी धर्म के लोग, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुसलमान हो, उनको भी मेजॉरिटेरियन बनने में बहुत देर नहीं लगती है। तो इसलिए ये कन्वीनियंस है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सबको एजुकेट करने की जरूरत है, लेकिन भारत में इसका कॉन्टेक्स्ट चूंकि बड़ी आबादी हिंदुओं की है, जो ब्रेन वॉश है वो हिंदुओं का किया जा रहा है, वोट जो है वो उनका मांगा जा रहा है, उन्हीं की बेसिस पे सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो इस तरह से एक नई लैंग्वेज को डिफाइन और डिवाइस करना पड़ेगा, जिसमें सेक्युलरिज्म का मतलब मेरी भलाई, सेक्युलरिज्म का मतलब मेरे परिवार का वेलफेयर, सेक्युलरिज्म का मतलब मेरा अपना फायदा, मेरे पड़ोसी का फायदा नहीं। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को बराबर की जगह मिले या उनके वेलफेयर की हम बात करें। खुद हिंदू समुदाय के लोगों को ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ उनका खुद का फायदा। क्योंकि आप ये पूरे यूरोप में देखिए और अमेरिका में खासकर देखिए, आप जब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, चाहे उनके कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हो, चाहे उनके राइट्स की बात हो, चाहे उनकी फ्रीडम्स की बात हो,
फेमिनिज्म की बात हो, प्रेस फ्रीडम, अगर आप अमेरिका में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्रेस फ्रीडम, देन यू हैव देयर अटेंशन, क्योंकि वहां पर सक्सेसफुली बहुत कामयाब तरीके से वहां की सिविल सोसाइटी, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप लोगों को ये बताने में कामयाब हुई है कि प्रेस फ्रीडम में, राइट्स में, इसके अलावा फ्रीडम में, और ये तमाम जो फैंसी टर्मिनोलॉजी है, ये फैंसी नहीं है, इसका सीधे सीधे आपके जीवन से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये एक सजेशन मैं इस प्लेटफॉर्म से जरूर देना चाहती थी। यहाँ इतने सारे दिमाग बैठे हुए, सिर्फ वो लोग नहीं यहाँ जो 4 बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ जो कई 100 लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग एक सोशल मीडिया पोस्ट करें, पहले सोचें इस बारे में कि कैसे इस टर्मिनोलॉजी को हम डे टू डे जिंदगी से जोड़ सकते हैं, एंड कम अप विद योर सजेशंस। और उस सजेशन के बाद उन्हें अपने सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनके जरिए आप पोस्ट कीजिए कि ये मेरा सजेशन है, अब आप बताइए आपका क्या सजेशन। तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, और इस तरह से पूरी जंजीर बनेगी, और वो घेरा जिसका मैंने जिक्र किया था, उसी जंजीर से, उन कड़ियों से वो घेरा हम बना सकेंगे। क्योंकि हम इतने खराब दौर में जी रहे हैं जहां ऐसा लगता है हर रोज, और मैंने आपको बताया कि मेरी माँ बताती थी मैं बचपन से बहादुर हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ। मतलब ये समझ लीजिए मैं एक इम्पॉसिबली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ कि हर जगह अंधेरा छा रहा हो फिर भी एक सूरज की किरण में देख लेती हूँ। शायद ही कोई ऐसी चीज है जो मुझे डिमोरलाइज कर पाती है, शायद ही कोई ऐसी चीज है जिससे मैं हताश या निराश, या मतलब मुझे दुखी करना बहुत मुश्किल है, कोशिश करके देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर कई दिन ऐसे आते हैं जिसमें मुझे सुबह उठ के समझ में नहीं आता कि फिर मुझे वही बात करनी है, फिर मुझे वही लिंचिंग, वही नाइंसाफी, वही गैर बराबरी, वही बुलडोजर, घरों पे चलना, दुकानों पर चलना, लोगों की जो रोजगार है वो तबाह हो रहे हैं। जिस कदर सोशल मीडिया पे लगातार लिंचिंग हो रही है, और सोशल मीडिया तो भूल जाइए आप ये सोचिए कि ये वो दौर है कि मेरे जैसे लोगों के लिए, मैं तो भूल चुकी हूँ कि मुझे कोई क्या कह रहा है ट्विटर पे, मैं उसको अब सीरियसली लेती भी नहीं हूँ, because I am just a tweet away, a news report away, or for that matter, a speech away from getting arrested, because people like me are in jail. तो जो ऑनलाइन ट्रोलिंग और ये सब, ये समझ लीजिए 2000 मेरे ख्याल से 19-20 की बात है, 2023 में आप आजाद कैसे हैं, आप जेल के बाहर बैठे कैसे। मुझे बाकायदा लोग फोन करके कहते हैं तो तुम क्यों नहीं अरेस्ट हुई अभी तक, ऐसे भी पूछते हैं लोग, दोस्त बाकायदा, मतलब वो सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी डील हो गई है। और खासकर उस दिन जब न्यूज क्लिक के ऊपर ये हमला हुआ, कई दोस्तों ने फोन करके पूछते हैं कि भाई आप बाहर कैसे हैं। तो लोग इस पर हैरान नहीं हैं आजकल कि आप जेल में कैसे गए, वो इस पर हैरान है कि आप बाहर कैसे हैं। और जाहिर है उनका जो खौफ है या उनका जो असेसमेंट है उसमें कुछ भी गलत नहीं। अब ये फिलिस्तीन और इजराइल का पूरा आप इशू देख लीजिए, वेल मीनिंग लोग, यानी वो लोग जिनको मैं दरबारी सरकारी मीडिया का हिस्सा नहीं मानती, उनके अंदर भी इस कदर इस्लामोफोबिया है। मेरा अपना सोशल ग्रुप, अपना सोशल सर्कल, जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, उनके साथ कॉफी पीने जाती हूँ, उनकी बर्थडेज में जाती हूँ, वो मेरी बर्थडेज में आते हैं, उनका जो कैजुअल इस्लामोफोबिया है वो नजर आता है कि कैसे फिलिस्तीनियों के बारे में, मतलब हमास के बारे में जो कह रहे हैं वो तो कहे चले, फिलिस्तीनियों के बारे में उनकी राय क्या है। जो ये 40 बेबीज बेहेडेड वाली जो फेक न्यूज थी, जो पहले सही खबर थी, फिर वो फेक बन गई, फिर वो सही खबर हो गई, ये बाकायदा वेल मीनिंग जर्नलिस्ट ने उसको इतना ज्यादा मजबूती के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया, ये बताने के लिए कि वो कितने न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव है, कि कैसे वो टेररिज्म के खिलाफ है। जो पूरे अरब वर्ल्ड में अभी एक तरह की जो एक अरब सॉलिडारिटी या उससे मुस्लिम सॉलिडारिटी कह लीजिए आप, वो नजर आ रही है। मेरे ही सोशल सर्कल के एक आदमी ने ये कहा, एक जर्नलिस्ट ने ये कहा कि देखो इन रेडिकलाइज्ड अरब लोगों को ये सड़क पर उतारकर सैलाब ला रहे हैं, ये पूरी सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब कर देंगे, इससे इंडिया पर भी असर पड़ेगा। यानी एक अरब अगर दूसरे अरब के लिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अगर ये महसूस कर रहा है कि आप हजारों लोगों को मत मारिए, आप 10 लाख 12 लाख लोगों को मत कहिए कि अपने घर छोड़ के चले जाओ, चाहो तो समंदर में डूब जाओ या इजिप्ट चले जाओ, जो इजराइल ये सब कह रहा है, और अगर लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, अगर उस पर उन्हें ऑब्जेक्शन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स हैं। तो क्या चाहते थे ये लोग?
ये लोग चाहते थे कि इजराइल जो कर रहा है, अपना आतंकवाद, अपना टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म, वो इसी तरह से कंटिन्यू रखे। न कोई पत्रकार आवाज उठाए, न कोई एक्टिविस्ट आवाज उठाए, न कोई अरब में आवाज उठाए, न कोई अफ्रीका में आवाज उठाए, न कोई हिंदुस्तान में आवाज उठाए। MSNBC वहां का एक मेजर चैनल है। अभी मैं खबर पढ़ी थी कि वहां जो 3 बड़े उनके मुस्लिम प्राइम टाइम एंकर्स हैं, उनको इसी दौरान हटा दिया गया। यानी पिछले 4-5 दिनों में उनके प्राइम टाइम अपने शोज थे और उनको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये माना जा रहा है कि भी वो ऑब्जेक्टिवली रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएंगे क्योंकि इमोशनली इन्वॉल्व हैं। और उनमें से तीनों अरब नहीं है, वो मतलब सिर्फ मुसलमान हैं, इसलिए उनको हटा दिया गया क्योंकि उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान में यही घटना मेरे साथ 15 साल पहले हो चुकी है। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा ये तो डेजा वू फीलिंग आ गई कि अमेरिका ने तब किया 15 साल पहले, 15 साल बाद किया। 15 साल पहले मेरे ही साथ हिंदुस्तान के बड़े सेक्युलर न्यूज रूम में ऐसा ही एक टेरर अटैक था, इसी तरह का नेशनल सिक्योरिटी इशू। उसी नेशनल सिक्योरिटी इशू के दौरान मुझे मेरी रिपोर्टिंग बीट से, रिपोर्टिंग असाइनमेंट से हटा दिया गया था। तो जो एक सो कॉल्ड मेजॉरिटेरियन जो थॉट प्रोसेस है, वो अमेरिका से लेकर, इंडिया से लेकर, अरब से लेकर अफ्रीका तक, न वक्त के साथ कुछ बदला नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। वो 15 साल पहले हुआ था, ये 15 साल बाद हो गया। बटला हाउस एनकाउंटर में कवर कर रही थी। एक उन शुरुआती जर्नलिस्ट में से एक थी, पहली वीडियो जर्नलिस्ट में थी जो उस साइट पे पहुंची थी कवर करने के लिए। जब उस कवरेज को करके शाम में वापस आई तो मुझे लगा कि शायद तालियों से इंतजार हो रहा होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी मेरी, इतनी बड़ी खबर और सबसे पहले मैं वहां पहुंची थी। वापस आई तो पता चला कि मुझे मेरी असाइनमेंट बीट से हटा दिया गया। और जिस तरह के कम्युनल हमले मेरे ऊपर हुए, मेरे पीछे भी और मेरे सामने भी, कि बताओ सिमी की मेंबर कैसी हो। तो पता नहीं, समझ में नहीं आया। जब ये MSNBC वाली खबर मैंने सुनी, मुझे लगता था कि शायद अमेरिका बेहतर करता होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक जो मेजॉरिटेरियन पूरा थॉट प्रोसेस है वो हर जगह एक ही जैसा है। इस्लामोफोबिया, कैजुअल इस्लामोफोबिया, इवन वो लोग जिनको हम लिबरल समझते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनको अपना दोस्त कहते हैं, वो लोग जिनको हम 2 AM फ्रेंड्स कहते हैं, उनके दौरान भी सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं होती कि बीजेपी RSS वाले क्या कह रहे हैं, या मुझे बीजेपी IT सेल के लोग दिन रात ट्रोल करते हैं, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि जो एक छोटा सा लिबरल सर्कल है, उस लिबरल सर्कल का भी जब कंजर्वेटिज्म और उसका भी जब इस्लामोफोबिया देखती हूँ तो बिल्कुल एक तीर की तरह जाके दिल में लगता है कि फिर किसको अपना कहा जाए। कौन है वो लोग जो मेरे हैं, कौन सी वो बरादरी है जो मेरी है, कौन सा वो सर्कल है जो मेरा है, मेरा घर कौन सा है, मेरा दफ्तर कौन सा है, मेरे दोस्त कौन से हैं, मेरा परिवार कौन सा है। और अक्सर ऐसा होता है आजकल इस दौर में कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो लगता है बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये एक राइचियस जर्नलिस्ट बनने वाला, एक ऐसे इंसान का बनने वाला जो सच का साथ दे रहा है, हक का साथ दे रहा है, एक ऐसा शख्स बनने का एक कोशिश जो कि सच का और हक का पहरेदार बनने की कोशिश कर रहा है, ये आसान नहीं है, बहुत आइसोलेटिंग है। ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत आइसोलेटिंग है। और अच्छा लगता है इसीलिए जब इस तरह की महफिल में मैं आती हूँ कि लगता है कि ठीक है, यहाँ बोलने वाले हैं लेकिन उधर सुनने वाले भी हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके सामने कुछ बात कह के लगता है कि एक दिल से चूंकि बात निकल रही है तो दूसरे दिल तक पहुंच रही है। इसलिए अक्सर जब मुझे सहबा साहबा ने कहा कि आप आइए यहाँ पे बातचीत कीजिए और दोस्ती की बात हुई, तो पहले तो मैंने वही सोचा कि बहुत बहादुरी की ये बात है और इतना घना अंधेरा, लेकिन यहाँ पर इस पूरे हॉल में ये छोटे छोटे से इतने सारे चिराग जल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आके, और लगा कि अंधेरा दिल का भी और बाहर का भी कुछ कम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।